लूट लो भाई, लूट लो नंबर, लूट लो इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, नोटिस में बस तुम्हें एक डब्बा बना दो, डब्बे में लिख दो बड़ा बड़ा नोटिस, नंबर तुम्हारे। दर्द हो गई ये बात सुन के दिल में। 5 में से सिर्फ करनी है 4 पोइट्रीज प्रिपेयर। ये 5 में से 4 पोइट्रीज प्रिपेयर करने का तो लॉजिक ही समझ नहीं आया मुझे। मैं बताऊंगी तुम्हें 5 की 5 ही पोइट्रीज क्यों याद करनी है, क्यों प्रिपेयर करनी है। 5 में से 4 करने का फायदा नहीं है, नुकसान में और उल्टा रह जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन को, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और क्लास 12 का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सब तुम्हें पता चले। और ये जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये जो स्ट्रेस मेरे फेस पे दिख रहा है, वो इसलिए है कि जो यूट्यूबर्स जो बच्चों को गलत गाइड करके गलत ज्ञान दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि ना तो वो फॉर्मल स्कूल में किसी तरीके से फॉर्मल टीचिंग कर रहे हैं, क्लास 12 को पढ़ा नहीं रहे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। माना आप ऑनलाइन कंटेंट जो है पढ़ा रहे हैं उनको, पर आप ना बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी दे रहे हैं, ना आपने बोर्ड एग्जाम की कभी आंसर शीट चेक करिए। ऑब्वियसली आप जब स्कूल में पढ़ा नहीं रहे तो आपकी ड्यूटी तो देगा नहीं सीबीएसई, ठीक है। तो माना आप ज्ञान दे रहे हैं, दैट्स गुड फाइन, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी भी दे रहा है, जो बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट भी चेक करने का एक्सपीरियंस है, और जो क्लास 12 को फॉर्मल स्कूल में टीचिंग भी कर रहा है, तो वो तो बंदा फ्रस्ट्रेट होगा ही ना। मतलब मुझे तो गुस्सा आ रहा है लिटरली ये सब देखे कि गलत ज्ञान देकर बच्चों को गलत तरीके से गाइड करना इज रियली अनफेयर। लो एक और लो, आपने समझनी है ये स्ट्रैटेजी चैप्टर्स के, आपने टाइटल, समरी, और आपने 15 दिनों के अंदर अंदर पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइक रियली टाइम रह गया है एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ने का? इतने लेंदी चैप्टर्स हैं क्लास 12 के, कोई छोटे चैप्टर्स नहीं है जो पूरी एनसीईआरटी पढ़ाने बैठ जाओगे इस टाइम आप उन्हें। पोएट्री में से एक पैराग्राफ, पोएट्री का मैडम स्टैंजा होता है, पोएट्री में से पैराग्राफ नहीं आता है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में एक फैक्चुअल, एक डिस्क्रिप्टिव, एक नैरेटिव पैसेज आएगा। नैरेटिव पैसेज आएगा। नैरेटिव फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव और द लिटरेरी पैसेज, जो थर्ड पार्ट होता है। तो पहले आप खुद जाके समझ लीजिए, सीख लीजिए। तो अब तुम समझ लो वो स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से तुमने बोर्ड एग्जाम करना कैसे है वो समझ में आएगा तुम्हें। तो पहला फॉर्मूला है कि एक तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, हो जाएगा। आई नो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली एग्जाम है, मजाक नहीं है। दूसरी बात, मुझे बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जो जो मैं बता रही हूँ, जैसे समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पेपर कोड नंबर 301 यानी कि 301 जो होता है 80 मार्क्स का, ये आपका थ्योरी पेपर है। 20 मार्क्स का आपका पहला प्रैक्टिकल पेपर हो चुका होगा आपके स्कूल में, जिसमें 10 मार्क्स की आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई होगी, 5 मार्क्स का आपने लिसनिंग और स्पीकिंग टेस्ट असेसमेंट दिया होगा। तो अब है आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर इंग्लिश का। सेक्शन ए 22 नंबर का होता है, रीडिंग स्किल्स का होता है। सेक्शन बी 18 नंबर का होता है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का होता है। सेक्शन सी लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये होता है आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के ऊपर सबसे लिखा क्या होगा वो समझ लो, क्योंकि हम कई बार इंस्ट्रक्शंस को कर देते हैं इग्नोर और इसी वजह से हमारे नंबर लूज कर देते हैं। तो आपके पेपर के टॉप पे 5 इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो पहला पॉइंट होता है आपका, दिस पेपर हैज 13 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो मतलब आप ये नहीं कि पहला पॉइंट पढ़ते ही आगे पढ़ना ही नहीं और शुरू कर दिया पेपर करना। रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि आगे के 4 पॉइंट्स भी इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए आप पहले सब्र से आराम से सारे पॉइंट्स पढ़िए, समझिए। दूसरा पॉइंट होता है दैट दिस पेपर हैज 3 सेक्शन। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तीसरा पॉइंट होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट देयर ऑफ इन योर आंसर शीट। मतलब हर क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हुए सही पार्ट, सही क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आप अपना आंसर दीजिए। फोर्थ पॉइंट, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन फॉर ईच पार्ट, यानी कि आपको हर पार्ट के लिए कुछ अलग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अलग निर्देश दिए हुए हैं। और लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट, अडेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि अगर किसी की 40 to 50 वर्ड लिमिट है तो आपको उतने ही वर्ड्स का आंसर लिखना है। अगर किसी की 50 वर्ड लिमिट है, 120 to 150 वर्ड लिमिट है, एज पर द इंस्ट्रक्शन, तभी बोला गया था स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आर गिवन फॉर ईच पार्ट। तो चलो जी शुरू करते हैं अपना सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। पहला सेक्शन है जो कि है 22 नंबर का, और इसमें आते हैं 2 पैसेज, कंबाइंड मिलाकर 700 से 750 की वर्ड लिमिट होती है। पहला पैसेज आएगा आपको 400-450 का, दूसरा पैसेज आ जाएगा 300-350 वर्ड्स का, ठीक है। यानी कि पहला पैसेज लेंदी है, दूसरा पैसेज छोटा है, अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। तो सेक्शन के नाम से ही समझ जाओ रीडिंग स्किल्स, यानी कि आपके रीडिंग के स्किल्स चेक करने वाले हैं कि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। मतलब जो अनसीन पैसेज, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया हुआ है, वो आप कॉम्प्रीहेंड यानी कि अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वैसे पैसेज 12 नंबर का है, पर इसका मतलब नहीं कि 12 क्वेश्चन आएंगे आपको, कम क्वेश्चन आएंगे, 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3-4 नंबर के आपको एमसीक्यू देंगे, 1-1 नंबर के होंगे वो। फिर 3-4 नंबर को आपको सप्लाई टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट आंसर या कंप्लीट द स्टेटमेंट वाले आंसर या 1 या 2 लाइन के आंसर। फिर देंगे 2 से
से 3 ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आपको अराउंड 30 to 40 वर्ड्स के लिखने ही चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, एलैबोरेट करनी है, आपको उस एक्सट्रैक्ट में से, उस टेक्स्ट में से पढ़ के समझ के आंसर देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो है आपका केस बेस्ड पैसेज, यानी कि कोई स्टडी हो रखी होती है, कोई ग्राफ दे रखा होता है, कोई टेबल या कोई चार्ट दे रखा होता है, लेकिन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ध्यान रहे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कोई ग्राफ, कोई टेबल, कोई चार्ट ही दिया हुआ था, वो उन्होंने फैक्ट्स या डेटा को पैसेज में ही कवर कर रखा था, ठीक है, और ये होता है 10 नंबर का, तो 10 के 10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं, 8 या 7। उसी तरीके से कि भाई 2-3 ये आपको एमसीक्यूज देंगे, 2-3 ये आपको सप्लाई टाइप, सिंगल स्टेटमेंट या 2 लाइन आंसर देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे पहले पैसेज पे पूछा था। तो वो आपने सारे फैक्ट्स और डेटा को पढ़ते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जो है हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो है 18 मार्क्स का क्रिएटिव राइटिंग। वर्ड से ही समझ जाइए क्रिएटिव, जिसमें आपको खुद कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप डब्बा बना के आ जाओ, बड़ा बड़ा नोटिस लिख के आ जाओ, उसमें तो अंडा ही मिलेगा फिर उस डब्बे के अंदर। हाँ, लेकिन आप राइटिंग स्किल्स के वो डब्बा बनाने वाले क्वेश्चंस में कुछ अगर लिख कर आ जाते हैं, कुछ वो जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, कुछ वो जो मैं आपको समझाऊंगी अपनी राइटिंग स्किल्स की वीडियो में, अगर आप वो कुछ लिख कर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ नंबर तो जरूर मिलेंगे, और अगर आप प्रॉपर तरीके से लिख के आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि है नोटिस का क्वेश्चन, और वो है 4 नंबर का। ये आएगा आपको चॉइस में, ए पार्ट, बी पार्ट, दोनों में से जो नोटिस आपको आसान लगे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके फॉर्मेट के 1 नंबर मिलेंगे आपको, कंटेंट के 2 नंबर मिलेंगे, और एक्यूरेसी का 1 नंबर। एक्यूरेसी यानी कि ग्रामेटिकली आपका सारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होता है फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ए और बी। ये होता है इनविटेशन पे बेस्ड, तो यानी कि कोई आपको या तो इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए आ सकता है या फिर आपको रिप्लाई करने के लिए आ सकता है, तो ऐसे चॉइस में आपको ए बी पार्ट में ऐसे 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो आसान लगे वो ही अच्छे से ढंग से ध्यान से पढ़कर अटेम्प्ट करना है। इसमें भी सेम पैटर्न है, फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स और 1 मार्क्स एक्यूरेसी का, ठीक है। राइटिंग स्किल्स की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी, उसे भी जरूर देखिएगा, और ये बेल बटन दबा दो भैया, तभी पता चलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों में वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होता है आपका 120 to 150 वर्ड्स का, और ये होता है 5 मार्क्स का। इसमें आ सकता है आपको जॉब एप्लीकेशन, जिसके साथ आपने रेज्यूमे या बायोडेटा साथ में लिखना होता है, ये एक लेटर के फॉर्मेट पे लिखना होता है, जॉब एप्लीकेशन भी, और स्लैश यानी कि सेकंड पार्ट, चॉइस का पार्ट में आता है आपको लेटर टू दी एडिटर, जो आप काफी टाइम से लिखते आ रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। अब इसकी मार्किंग कैसे की जाती है, फॉर्मेट का 1 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि अपने अपने आइडियाज को ठीक से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, या ऐसे ऊपर हैपेजार्ट है ऊपर नीचे लिखे हुए, नहीं, ऑर्गेनाइज ढंग से करके आइडियाज लिखेंगे, उसके मिलेगा आपको 1 नंबर। कंटेंट के फिर से 2 नंबर, और एक्यूरेसी का 1 नंबर, टोटल हो गए 5 मार्क्स, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आएगा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है ना, वो चॉइस में आएंगे, ए पार्ट या बी पार्ट, जो आपको आसान लगेगा आप वो लिख सकते हो। ये भी 5 नंबर का है, सेम पेपर पैटर्न, सेम मार्किंग पैटर्न पर। इन दोनों क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में आपको थोड़े से हिंट्स दिए हुए होते हैं कि आप उन हिंट्स की मदद से अपना लेटर या आर्टिकल या रिपोर्ट या जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आसानी से थोड़ा लिख पाए, आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए, कुछ आइडियाज मिल जाए। चलो जी, हो गए 18 नंबर पूरे। अब आते हैं लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन सी पे, लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, जो कि होता है 40 नंबर का। अच्छा, इस सेक्शन में होती है वैरायटी ऑफ असेसमेंट, एमसीक्यूज के जरिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जरिए, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के जरिए। और वो क्या असेस करते हैं, आपका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, इवैल्यूएशन, एक्स्ट्रापोलेशन। भारी भरकम वर्ड्स लग रहे हैं, डोंट वरी, मैं इनके मीनिंग अभी समझा देती हूँ आपको। तो इंटरप्रिटेशन मतलब आप उस चीज़ का अर्थ समझकर उसकी व्याख्या दे पा रहे हैं। इवैल्यूएशन मतलब आप उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं, कि असेस कर पा रहे हैं। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब कि आप उसका अनुमान लगा पा रहे हैं, क्या सही क्या गलत। और उसके बाद आप कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, तो मतलब यही सब चेक किया जाता है। बट ध्यान रहे, क्वेश्चन सारे पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, लिटरेचर में अच्छे से पढ़ने जरूरी होते हैं, ठीक। तो जी शुरू हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है 6 मार्क्स का। इसमें आपकी फ्लेमिंगो की जो 5 पोएट्रीज होती है उनमें से कोई 2 पोएट्रीज चॉइस में आपको एक आरटीसी करना होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे, 2 एमसीक्यू वाले होंगे, 2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, 2 सप्लाई टाइप होंगे। इसी में आपकी वोकेबलरी भी टेस्ट कर ली जाएगी। फिर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि होगा विस्टार्स में से, और इसमें आपको चॉइस मिलेगी ए एंड बी पार्ट। आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, एक एमसीक्यू बेस्ड होगा, एक ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड होगा, एक सप्लाई टाइप होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। चारों एक नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, ए या बी, जो भी आपको आसान लगे वो आपने करना है। ये फिर से 6 मार्क्स का होगा, ये फ्लेमिंगो में से होगा। फ्लेमिंगो के चैप्टर्स के प्रोज 1
के लेकर आपको एक्सट्रैक्ट बेस दे देंगे क्वेश्चंस, और इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी ऐसे हो गए, आपको 2 MCQs हो जाएंगे, 2 सप्लाई टाइप हो जाएंगे, एक ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा आपका, और एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। आसान बात ये होती है इन सारे एक्सट्रैक्ट्स में कि इन्होंने ना चैप्टर के नाम दिए हुए होते हैं, तो आपको ना आसान हो जाएगा थोड़ा समझने में कि हाँ जी चलो नाम तो दे रखे हैं, तो यानी कि इस चैप्टर से रिलेट करके मुझे कोई आंसर देना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें फ्लेमिंगो के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन करने हैं आपने, उसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वर्ड लिमिट होगी 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है। ये आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी हर क्वेश्चन के एंड में जो है आपको चैप्टर्स के या पोएट्रीज के नेम दिए होते हैं। अब आ जाए कैच, यानी कि आप सुनो इंपॉर्टेंट बात, क्या बोला था मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कि वो बंदा कह रहा है जो है कि भैया 5 में से सिर्फ 4 पोएट्रीज प्रिपेयर करो, 1 पोएट्री छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? आप सोचो कि सपोज आपको ये जो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन टोटल आए, ठीक है, 6 में से आपने करना है 5 क्वेश्चन। अब इन 5 क्वेश्चन में से पिछली बार की बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूं मैं, 3 पोएट्रीज में से आए हुए हैं क्वेश्चंस, बचे बाकी 3 क्वेश्चन जो 3 चैप्टर्स में से आए हुए हैं, ठीक है। मान के चलिए आपने 1 पोएट्री छोड़ दी, 1 या 2 क्वेश्चन आपको लग रहे थे मुश्किल, आपके पास 5 में से ऑप्शन ही नहीं बचे करने, आप तो 2 नंबर क्वेश्चन करके आओगे या 4 नंबर के क्वेश्चन करके आ पाओगे। फिर छोड़ना कुछ नहीं है, सिलेबस पूरा करना है, समझदारी से क्वेश्चंस पढ़ते हुए। भैया हमें कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी तो लग सकता है, हम नहीं देंगे आंसर उसका, कोई बात नहीं, वो छोड़ देंगे, जो आता है वो तो दो, छोड़ना कुछ नहीं है सिलेबस में पढ़ने की तैयारी करते टाइम। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, चॉइस मिली हुई होगी कि आपको 3 में से कोई 2 करने हैं, ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इनकी भी वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स होगी। लास्ट में आ गया भाई आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, ये होगा 5 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से फ्लेमिंगो के चैप्टर या पोएट्री में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपने करना है जो आपको आसान लगे वो एक आंसर, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे भी वही इवैल्यूएशन आप असेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, अपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का मैं आपको अंदाजा दे रही हूँ कि इन्होंने दे दिया 2 चैप्टर्स को कंपेयर कंट्रास्ट करने के लिए, तो डरना नहीं है, चैप्टर हमें समझ में आया हुआ है, बस हमने उन 2 चैप्टर्स को या 3 चैप्टर्स को जो भी इन्होंने हमें कंपेयर करने के लिए बोले उनके बारे में आइडियाज लेते हुए हमें आंसर लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है वो आता है विस्तार से। अब इन्होंने लास्ट ईयर के पेपर में बोल दिया कि डायरी एंट्री लिखो, मैं आपको अंदाजा इसलिए दे रही हूँ कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई टेंशन नहीं लेनी है, ये हो जाएगा। 120 to 150 वर्ड लिमिट में इसको करना होता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, आपको और चैप्टर के बारे में पता ही है, तो उससे रिलेटेड राइटिंग सेक्शंस आपको आते ही हैं, फॉर्मेट आपको पता है, पैटर्न आपको पता है, आप आइडियाज डेवलप करते रहिए, चैप्टर की समरी से थोड़ा थोड़ा थीम से थोड़ा क्वेश्चन से लेके मिला जुला के एक आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि टाइम पे, कि कैसे हमारा पेपर जो है टाइम पे हम कंप्लीट कर सकें, और उसके बाद हमारे पास रिवीजन के लिए भी थोड़ा टाइम बच जाए। वरना क्या करते हैं बच्चे लास्ट मिनट तक लिख रहे होते हैं, तो ऐसी भगदड़ वाला काम नहीं करना, हमने अपने टाइम को स्ट्रैटेजाइज करना है, ठीक है। आपने अपने सेंटर में आपका जो टीचर है, वहां जो टीचर ड्यूटी दे रहा है, उससे हर सेक्शन करने के बाद टाइम, ये नहीं पूछना क्या टाइम है मैम, पूछना है कितना बचा मैम, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग, ये नहीं पूछना ये टाइम क्या हुआ है मैम। इससे क्या हो जाएगा, फटाफट अंदाजा लगाओगे कि हाँ 1.5 घंटा है, तुम्हें पास अब 2 सेक्शंस के लिए 45 मिनट है, ऐसे काम करना है मुझे। समझो सेक्शन ए से, सेक्शन ए में 2 पैसेज हैं, पहला पैसेज थोड़ा लेंदी, दूसरा पैसेज थोड़ा छोटा, ठीक है। पहले पैसेज को दो 25 मिनट, दूसरे पैसेज को दो 15 मिनट, टोटल मिला के दो 40 मिनट, 5 मिनट का बफर टाइम ले लो कि हाँ भाई कोई एक आधा क्वेश्चन रह गया, ऊपर 1-2 मिनट हो जाते हैं। फिर आ गया आपका सेक्शन बी, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, नोटिस और इन्विटेशन 20 मिनट में खत्म करना ही करना है, इससे लेट नहीं चलेगा। और 30 से 35 मिनट में आपने जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू द एडिटर जो भी आपने चूज किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग जो भी आपने चूज किया वो फिनिश करना है, ठीक है। अगर इससे लेट हो गए तो रह जाएगा लिटरेचर बहुत सारा, और रिवीजन बिल्कुल रह जाएगा। तो आपका तकरीबन मान के चलिए 40-45 मिनट वहां खत्म हो गया, और 50 मिनट आपका यहाँ खत्म हो गया, तो 1 घंटा तकरीबन 35-40 मिनट जा चुका है। अब कितना टाइम बचा, 1 घंटा 20 मिनट। अब इस 1 घंटे 20 मिनट को आपने बहुत ध्यान से वाइजली यूटिलाइज करना है। कैसे, आपने आरटीसी जो है वो 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म करने हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आपने जो है वो आपने 30 मिनट के अंदर खत्म करने हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आपने 10-10 मिनट का टाइम देना है। टोटल हो गया आपका यहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट। अब आपके पास लास्ट के जो बचे मिनट 10 से 15 मिनट, इसमें आप करेंगे चैन से रिवाइज, जो बहुत जरूरी है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, या हमें शुरू में कोई आंसर नहीं आ रहा था, बहुत टाइम टेकिंग था, छोड़ दिया हमने उसके एक क्वेश्चन को, जगह छोड़ दी उसकी हमने, वो रिवीजन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा अरे मोरी मैया ये तो बहुत टफ लग रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बस स्ट्रैटेजी को ठीक से फॉलो करिए एंड आई एम श्योर आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आप भी प्राउड फील करोगे, आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे और मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।